नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या कॉन्ट्राडिक्शन। तो हाइड्रोस्टैटिक कॉन्ट्राडिक्शन या हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पैराडॉक्स and then we will try to understand the explanation or the reason for this paradox। का मतलब ये पैराडॉक्स रियल में है क्या, इट इज जस्ट अ फैक्ट, इट इज जस्ट अ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो पहले हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है क्या। To understand this hydrostatic paradox, consider three different vessels. We'll call them as vessel 1, vessel 2 and vessel 3. So we have taken three different vessels, three containers. All the three containers have same base area. इन तीनों वेसल का एरिया ऑफ बेस विल बी द सेम। तो फर्स्ट वेसल का बेस एरिया ए है, सेकेंड वेसल का बेस एरिया भी ए है, थर्ड वेसल का भी बेस एरिया ए है। But as we can observe, all the three vessels are of different shapes. इन तीनों का शेप डिफरेंट है, बट तीनों का शेप डिफरेंट है, बट एरिया ऑफ बेस इज सेम। दे हैव सेम बेस एरिया। Now all the three vessels contain same amount of liquid। तो इन तीनों में सेम लिक्विड को फिल करना है। का मतलब अगर फर्स्ट वेसल में वाटर है तो सेकंड वेसल में भी वाटर होगा, थर्ड वेसल में भी वाटर ही होगा। तो ऑल द थ्री वेसल कंटेन्स सेम टाइप ऑफ लिक्विड। Also height of liquid, vertical height of liquid in all the three vessel is same। तो तीनों वेसल में सेम लिक्विड को फिल करना है और तीनों वेसल में लिक्विड का जो वर्टिकल हाइट होगा h वो भी सेम होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर तीनों वेसल का शेप डिफरेंट है बट उनका बेस एरिया सेम है, तीनों में समझो सेम वर्टिकल हाइट तक हमने लिक्विड को फिल किया है, तो क्वेश्चन अराइजेस, इनमें जो हमने लिक्विड फिल किया है तो क्या ये लिक्विड सेम क्वांटिटी का होगा। Do we have the same quantity of liquid in all the three vessels? तो obviously answer is no. Answer is no. तीनों में सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फिल नहीं होगा। तो किस वेसल में लिक्विड का क्वांटिटी ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली वेसल नंबर 2, बिकॉज वेसल नंबर 2 में बेस एरिया ए है, but as we go on the upper region, base area, see, area goes on increasing. So quantity of liquid will be maximum in vessel 2. तो फिर quantity of liquid minimum कहां पे होगा। तो आंसर होगा वेसल 3। तो वेसल 3 में we have less amount of liquid and वेसल 2 में we have maximum amount of liquid। इसका मतलब मास ऑफ द लिक्विड इज नॉट सेम इन ऑल द थ्री कंटेनर्स। तीनों कंटेनर में मास ऑफ द लिक्विड सेम नहीं होगा, एंड अगर मास सेम नहीं होगा तो वेट भी सेम नहीं होगा, बिकॉज वेट होता है m इंटू जी। तो वेट ऑफ द लिक्विड इज नॉट सेम इन ऑल द थ्री कंटेनर्स। बट एक्सपेरिमेंटली इफ यू मेजर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर at the bottom of all the three vessels using pressure measuring device, अगर किसी pressure measuring device से if you measure the pressure at bottom of all the vessels, it will come out to be same। का मतलब इन तीनों केस में pressure at the bottom of the vessel is found to be same experimentally। का मतलब अगर हम लोग pressure measuring device यहां पे कनेक्ट करेंगे, यहां पे कनेक्ट करेंगे और यहां पे कनेक्ट करेंगे तो तीनों में प्रेशर का रीडिंग सेम होगा। तो व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। प्रेशर एट बेस ऑफ ईच वेसल इज फाउंड टू बी सेम। इसका मतलब P1 is equal to P2 is equal to P3।
P1 होगा प्रेशर एट द बेस ऑफ वेसल 1, P2 होगा प्रेशर एट बेस ऑफ वेसल 2 एंड P3 होगा प्रेशर एट द बेस ऑफ वेसल 3। एंड अगर प्रेशर सेम है तो प्रेशर फोर्स भी सेम होगा। इसका मतलब प्रेशर फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट द बेस ऑफ vessel 1 is F1, pressure force acting in the downward direction at the base of vessel 2 is F2, and pressure force acting in the downward direction at the base of vessel 3 F3 is also same. तो pressure force due to pressure, तो pressure force acting at the base of all the three vessels is also same, and we know that force is pressure into area. तो अगर pressure same है, एरिया भी सेम है, तो प्रेशर फोर्स भी सेम होगा। बट वेट ऑफ लिक्विड तो डिफरेंट है। तीनों वेसल में लिक्विड का वेट डिफरेंट है। तो वेट का रिलेशन क्या होगा? वेट ऑफ द लिक्विड इन वेसल 2 इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द लिक्विड इन वेसल 1 इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द लिक्विड इन वेसल 3। तो पैराडॉक्स ये है, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, कि अगर तीनों वेसल में लिक्विड का वेट डिफरेंट है एंड प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो अगर तीनों कंटेनर में लिक्विड का वेट डिफरेंट है तो फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल कैसे हुआ या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल कैसे होगा? बिकॉज फोर्स इज ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। तो दिस इज पैराडॉक्स कि if all the three vessel contains different amount of liquid, weights are different in three vessels, so how can pressure be equal at the base? So this is hydrostatic paradox. That means we can say that the weight of the liquid contained in the vessel may or may not be equal to the hydrostatic pressure force acting at the bottom of the vessel. Weight of the liquid contained in the vessel may or may not be equal to hydrostatic force acting at the bottom of the container, and this is hydrostatic paradox. कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो वेसल पे एक्ट हो रहा है एट द बॉटम ऑफ वेसल एंड लिक्विड का वेट दैट मे नॉट बी इक्वल और दैट मे बी इक्वल। तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर लिक्विड के वेट तीनों वेसल में डिफरेंट है तो फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सबके बॉटम पे इक्वल क्यों है? व्हाई द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस at the bottom of each vessel is same even though weight of liquid is different? Let us try to explain this paradox. Okay, now let us try to explain this hydrostatic paradox. तीनों केस में जो हमने तीन वेसल को ड्रॉ किए थे, वेसल 1, वेसल 2 एंड वेसल 3, तब हम लोग क्या करेंगे? तीनों केस में वेट ऑफ द लिक्विड और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स को हम लोग फाइंड करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर वेट ऑफ द लिक्विड एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स इक्वल है या नहीं है और किस केस में वो इक्वल होगा। तो पहले केस 1 कंसीडर करते हैं। दिस इज वेसल 1। नाउ दिस वेसल 1 हैज अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो वेसल 1 है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो यूनिफॉर्म है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड h इज द हाइट ऑफ लिक्विड इन वेसल 1। इनफैक्ट हाइट तो तीनों वेसल में सेम ही है। लेट W1 बी द वेट ऑफ लिक्विड इन वेसल 1। वेसल 1 में जो हमने लिक्विड लिया उसका वेट W1 है, एंड लेट F1 बी द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम। तो जो लिक्विड कॉलम है वो यहां पे फोर्स F1 अप्लाई कर रहा है टू द बेस। बेस एरिया कितना है? A। ये बेस एरिया तीनों वैसे में तो सेम ही था। तो लेट अस कैलकुलेट वेट एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन इन केस 1। हमको पता है वेट W1 ऑफ द लिक्विड इनसाइड द वेसल 1 इज मास इनटू G। वेट क्या होता है? M इनटू G।
तो यहां पे m1 होगा मास ऑफ लिक्विड इन वेसल 1, w1 होगा वेट ऑफ लिक्विड इन वेसल 1, तो w1 होगा m1 इंटू g, w1 होगा m1 इंटू g। फिर मास को लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास को लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g। फिर वॉल्यूम को लिखा a इंटू h। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और ये हाइट h है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, a इंटू h होगा। तो मैंने वॉल्यूम को लिखा a इंटू h, तो वे डेंसिटी रो इंटू a इंटू h इंटू g। इसको रीअरेंज करो, इसको लिखेंगे रो जी एच इंटू ए, इसी टर्म को मैंने रीअरेंज किया। तो दिस इज रो जी एच इंटू ए, एंड वी नो दैट रो जी एच इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, h रो जी। तो दिस h रो जी या रो जी एच इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो इसको मैंने P लिख दिया, तो होगा P इंटू ए, एंड प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो गया। इसका मतलब पहले केस में वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। केस 1 में दिस कंटेनर हैज यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। यहां पे फोर्स एक्टिंग एट द बेस इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द वेसल। प्रेशर एक्टिंग एट द बेस P1 is W1 upon A or it is F1 upon A, because pressure is force upon area, but यहां पे force and weight सेम ही है। तो केस 1 में प्रेशर एक्टिंग एट द बेस का फॉर्मूला W1 upon A या F1 upon A होगा। नाउ वी कम टू केस 2। ये था वेसल का शेप इन केस 2, है ना। सेकंड वेसल का शेप ऐसे था। अभी इस वेसल का भी बेस एरिया सेम होगा, तो जो बेस एरिया फर्स्ट वेसल का है वही बेस एरिया सेकंड वेसल का भी है, एंड वर्टिकल हाइट ऑफ लिक्विड भी सेम होगा। तो फर्स्ट वेसल में लिक्विड का हाइट h है, तो सेकंड वेसल में भी लिक्विड का वर्टिकल हाइट h ही है। बट यहां पे लिक्विड का क्वांटिटी ज्यादा होगा, बिकॉज as we go upward area goes on increasing, so this will contain more liquid. तो as second vessel contains more liquid, तो यहां पे weight of the liquid is greater, यहां पे weight of the liquid is greater। तो यहां पे अगर weight ज्यादा है तो फिर फोर्स इक्वल कैसे होगा, दैट विल ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री, विल ट्राई टू सॉल्व दिस पैराडॉक्स, कि अगर यहां पे लिक्विड का वेट ज्यादा है तो फिर ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल कैसे हुआ। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पैराडॉक्स। Now to solve this paradox, let us consider these walls of the vessel या walls of the container। तो एक wall पे फोकस करो अभी। This is one wall and this is another wall of this vessel या of the container। तो let us consider these walls of the container। Now at every point on this wall, liquid will apply normal force। तो इस वेसल के अंदर जो लिक्विड है, ये लिक्विड इस कंटेनर के पॉइंट्स के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। तो उस फोर्स को मैंने F लेबल कर दिया है। तो F इज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और ये फोर्स हर एक पॉइंट पे एक्ट करेगा। मैंने तो सिर्फ एक ही पॉइंट कंसीडर किया है, but such force will act at each and every point on the wall of the container। और ये फोर्स किसने अप्लाई किया, लिक्विड ने। किसको अप्लाई किया, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। और ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो फोर्स होगा ये लिक्विड वॉल के सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। Now according to Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction। तो इस फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स भी होगा, तो लेट दैट रिएक्शन फोर्स भी n, इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन।
तो ये नॉर्मल रिएक्शन कौन अप्लाई करेगा? ये वॉल अप्लाई करेगा टू द लिक्विड. तो दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय लिक्विड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर. ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन फोर्स है, ये किसने अप्लाई किया? कंटेनर के वॉल ने अप्लाई किया टू द लिक्विड सरफेस. और जितना ये F होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स N भी होगा. सो दिस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. सिमिलर कंडीशन विल अराइज एट एवरी पॉइंट ऑन द अपोजिट वॉल ऑल्सो. तो अगर इसके अपोजिट में मैंने इस वॉल पे समझो कोई एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पे भी दो फोर्सेस ऐड करेंगे, एक होगा F और दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन. तो सेम सिचुएशन यहां पे भी होगा. इसका मतलब ये जो दो वॉल है, इस दो वॉल के हम लोग डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे ऐसे फोर्सेस को ड्रॉ कर सकते हैं. ये जो दो वॉल है कंटेनर के, उनके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे हम लोग ऐसे ही फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं. So such diagram can be drawn at each and every diametrically opposite points on the walls of the container. Okay. अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस है, नॉर्मल रिएक्शन किसने अप्लाई किया? वॉल ने अप्लाई किया. किसको अप्लाई किया? लिक्विड सरफेस को अप्लाई किया. तो भाई जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करो या दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो. तो resolving normal reaction into two components, horizontal component Nx and vertical component Ny. तो Nx और Ny are the two components of normal reaction. Similarly, इस पॉइंट का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसके भी दो कंपोनेंट होंगे Nx और Ny. horizontal component Nx, vertical component Ny. Now here we observe that horizontal component Nx और इसका horizontal component Nx are equal but in opposite direction, so they will cancel each other. So this horizontal components of normal reaction will get balanced by some other force. का मतलब अगर हम लोग इन दो पॉइंट के नॉर्मल रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे, so they are equal but opposite, so they will cancel each other. And this will occur at each and every opposite points, diametrically opposite points. तो horizontal component balance हो जाएंगे, cancel हो जाएंगे. But vertical component देखो, all vertical component will be in the same direction. So they will add up. इनका addition हो जाएगा. तो यहां पे वॉल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन वॉल के नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट का एडिशन हो जाएगा. और यहां पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल ऑलवेज गेट कैंसल आउट. यहां पे क्या होगा सिचुएशन? यहां पे तो वॉल वर्टिकल है, यहां पे वॉल इंक्लाइन था, पर यहां पे तो वॉल वर्टिकल है. तो यहां पे क्या होगा सिचुएशन? तो यहां पे लिक्विड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल इन दिस डायरेक्शन एंड वॉल विल एक्सर्ट नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन. तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन था, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होगा. एंड यहां पे अगर नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन को अपोजिट पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन कैंसल आउट करेगा. तो यहां पे सीधा नॉर्मल रिएक्शन ही कैंसिल होगा. यहां पे देयर इज नो नीड टू रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज यहां पे वॉल इज वर्टिकल. पर यहां पे वॉल इंक्लाइन था, इसके नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बन गए, Nx और Ny. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल गेट बैलेंस्ड बाय टू अपोजिट पॉइंट्स, बट वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन द सेम डायरेक्शन, तो उसका एडिशन होगा. इसका मतलब अभी लिक्विड पे कौन कौन से फोर्सेस ऐड करेंगे? लेट अस एनालाइज दैट. तो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड पे देयर आर टू फोर्सेस. एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, जो उसका वेट होगा. ये जो लिक्विड है ना वेसल के अंदर, इस लिक्विड पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा एक्टिंग डाउनवर्ड, जो उसका वेट होगा. एंड अलोंग विद द ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी एक्ट करेगा. तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑन द वॉल ऑफ द वेसल, दे ऑल आर एक्सपीरियंसिंग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसका मतलब
टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड। सेकेंड केस में टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड will be equal to its weight minus total vertical component of normal reaction। का मतलब इन सब ny का एडिशन होगा। ny जो है ना, ये इन सब ny का एडिशन होगा, बिकॉज ऑल ny आर इन द सेम डायरेक्शन। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड विल बी इक्वल टू इट्स वेट। W2 क्या होगा? वेट ऑफ द लिक्विड माइनस ny होगा टोटल नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज टोटल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो ये होगा नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड इन वेसल नंबर 2। ओके, एंड दिस वेट, दिस टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज F2। तो ये जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है ना, ये इसके वेट और इन ny का सब्ट्रैक्शन होगा। तो W2 माइनस ny इज इक्वल टू F2, और ये F2 इस F1 के बराबर होगा, और यहां पे F1 W1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, अगर W1 वेट ऑफ द लिक्विड इन वेसल 1 है एंड W2 इज वेट ऑफ द वेसल इन वेट ऑफ द लिक्विड इन वेसल 2 है, तो फिर इन दोनों के वेट का रिलेशन क्या होगा? तो ये होगा W2 माइनस ny is equal to W1. If W1 is weight of the liquid in vessel 1 and if W2 is weight of the liquid in vessel 2, तो रिलेशन क्या होगा इनके वेट का? तो W2 माइनस ny is equal to W1. And therefore pressure at the base of vessel 2 is force upon area, that is W2 minus ny upon area. So even though weights are not equal, forces acting at the base are found to be equal. दोनों वेसल में लिक्विड का वेट डिफरेंट है, बट ये जो बेस है उस बेस पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स सेम होगा। बिकॉज यहां पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स है ये पूरे लिक्विड का वेट है, पर यहां पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स है ये लिक्विड का वेट माइनस अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है। एंड दैट इज व्हाई प्रेशर इज फाउंड टू बी इक्वल इन बोथ द केसेस। तो यहां पे बेस पे जो प्रेशर था वो इक्वल था, P1 इक्वल टू P2 है। देखो यहां पे तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन फॉर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स फॉर वेसल 2। अभी हमको डिस्कस करें वेसल नंबर 3 में सिचुएशन क्या होगा। ओके, नाउ वी डिस्कस केस 3 का मतलब थर्ड वेसल। थर्ड वेसल में भी बेस एरिया तो सेम था, है ना? वेसल 1 का बेस एरिया और वेसल 3 का बेस एरिया भी सेम था, बट थर्ड वेसल में एज वी गो अपवर्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, और यहां पे भी लिक्विड का हाइट सेम था h। इनफैक्ट तीनों वेसल में लिक्विड का हाइट सेम ही था, बट यहां पे लिक्विड का वेट विल बी स्मॉलेस्ट। लिक्विड का वेट यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट था, फिर भी फोर्स तो सेम ही था, है ना? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स F3 was exactly equal to F1। तो अगर वेट कम है तो फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल कैसे हुआ? यहां पे अगर लिक्विड का वेट कम है ना इससे, तो फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सेम कैसे हुआ? लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। अभी यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? लिक्विड के कंटेनर के वॉल को कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर दिस टू वॉल्स ऑफ द वेसल या दिस टू वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अभी यहां पे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, है ना? इस वॉल पे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कंसीडर टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, एंड ऐसे हम लोग डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के पेयर बनेंगे। तो वी कैन हैव सच पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ओवर द वॉल ऑफ दिस कंटेनर, और जो एक्सप्लेनेशन इन दो पॉइंट के लिए होगा वही एक्सप्लेनेशन बाकी सब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के लिए भी होगा। नाउ इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे लिक्विड जो है वो कंटेनर को एक फोर्स अप्लाई करेगा,
तो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द कंटेनर वॉल, और ये फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू द वॉल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। इस फोर्स का एक रिएक्शन भी होगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग एन बोलेंगे। एन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वॉल ऑन द लिक्विड। सेम थिंग यहां पे भी होगा, पर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन है तो उसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्विंग नॉर्मल रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट nx, वर्टिकल कंपोनेंट ny। यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट nx, वर्टिकल कंपोनेंट ny। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, इन दो नॉर्मल रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे आर इक्वल बट दे आर अपोजिट। सो इन दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो इन दो nx का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करेंगे या कैंसल आउट करेंगे, पर उनके जो नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट्स है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पे ny इज एक्टिंग डाउनवर्ड। याद करो बच्चों, लिक्विड नंबर 2 था ना, वेसल नंबर 2, तो सेकंड वेसल में ny कहां पे था? अपवर्ड था। यहां पे ny देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो all the vertical components of normal reaction acting at every point will be in the downward direction। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस वॉल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सब पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, and this vertical component of normal reaction will compensate for less weight of the liquid in the vessel 3। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, ये लिक्विड के वेट को कंपनसेट करेगा, का मतलब उसमें वो ऐड कर देगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है लिक्विड पे? व्हाट इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड? तो ये होगा उसका वेट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो W3 will be the weight of the liquid in vessel 3 plus ny, total ny का मतलब इन सब वर्टिकल कंपोनेंट का ये एडिशन होगा ny, and that is equal to net downward force F3। तो यहाँ पे net downward force F3 acting at the base of the vessel will be W3, that is weight of the liquid, plus vertical component of normal reaction, total vertical component of normal reaction, that becomes F3। और ये F3 इस F1 के बराबर था, और यहाँ पे F1 W1 के बराबर था। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? W3 plus ny is equal to W1। इस लिक्विड का वेट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये दो मिला के इस वेट के बराबर होंगे। W1 क्या है? इसका वेट है ना, तो W3 plus ny is equal to W1। तो प्रेशर एट द बेस P3 will be F3 upon A, F3 upon A, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। बट यहाँ पे F3 कितना है? W3 plus ny। यहाँ पे F3 कितना है? W3 plus ny। तो P3 is F3 plus A, that is W3 plus ny upon A। तो फिर ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम होगा। क्यों? बिकॉज W1 जो है वो यहाँ पे W3 plus ny के बराबर है। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो इवन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन द 3 वेसल, हमने जो 3 वेसल कंसिडर किए थे, इन तीनों वेसल में क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सेम था, लिक्विड सेम था, पर उसमें जो क्वांटिटी था लिक्विड का वो अलग था, बट तीनों में हाइट ऑफ लिक्विड सेम था। तो इवन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अलग था, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड का मतलब वेट ऑफ द लिक्विड वाज डिफरेंट। तो इवन द वेट ऑफ द लिक्विड वाज डिफरेंट इन द 3 वेसल, hydrostatic pressure at the base and hydrostatic pressure force acting at the base was equal। और वो क्यों इक्वल था, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। सो दिस इज कंप्लीट थियरी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स विल नाउ स्टडी, और ये कंसेप्ट्स हमको जेडब्ल्यू और नीट टाइप के एमसीक्यूज में यूज करना है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट एमसीक्यूज। कंसेप्ट नंबर 1, सपोज एक कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया है।
So some liquid is filled in a container और इस लिक्विड के बाहर होगा एयर. ना इस लिक्विड में हम लोग ने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे 3 पॉइंट को कंसिडर करना है. पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. These 3 points are inside the liquid but at the same horizontal level. ये जो 3 पॉइंट है ए, बी, सी, ये तीनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है. And suppose these 3 points are at the depth h below the surface of the liquid. ये जो तीनों पॉइंट है ए, बी, सी, ये डेप्थ h पे है बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड. तो अगर इन 3 पॉइंट का डेप्थ सेम है तो प्रेशर एट दिस 3 पॉइंट विल बी सेम. इन 3 पॉइंट का प्रेशर क्यों सेम होगा? बिकॉज दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. तो ऑन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ स्टेशनरी लिक्विड, लिक्विड कैसे होगा? स्टेशनरी. लिक्विड इज एट रेस्ट, इट इज हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड. तो ऑन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन इन स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स. बट प्रेशर तभी सेम होगा व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. तो वी कैन से प्रेशर एक्टिंग एट ए is equal to pressure acting at B is equal to pressure acting at C. और ये प्रेशर कितने होंगे? It will be atmospheric pressure. What is P0? Atmospheric pressure. Because ये air है ना, तो air का यहाँ पे atmospheric pressure तो add करेगा. तो atmospheric pressure plus pressure due to this depth. तो अगर ये depth h है तो इस depth h का प्रेशर कितना होगा? h rho g. H rho g, where h is depth, rho होगा density of the liquid और g होगा acceleration due to gravity. तो इन तीनों पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस h rho g, बट तीनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा. देन पॉइंट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2. सपोज वी हैव डिफरेंट वेसल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. यहां मैंने अलग अलग टाइप के वेसल्स लिए हैं, बट इन सब वेसल का देखो शेप डिफरेंट है एंड दे आर इंटरकनेक्टेड. ये सब वेसल्स को हमने इंटरकनेक्ट किया है, सो दे आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर. तो कंसीडर डिफरेंट शेप्स ऑफ द वेसल इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर का मतलब दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. और फिर किसी एक वेसल में लिक्विड को पोर करो. तो एज वी पोर लिक्विड, हम लोग अगर यहां पे लिक्विड ड्रॉप करेंगे या पोर करेंगे तो ये लिक्विड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब वेसल में. तो इफ दिस वेसल्स आर इन कम्युनिकेशन, इनके शेप्स डिफरेंट है बट दे आर इन कम्युनिकेशन का मतलब दे आर इंटरकनेक्टेड. एंड इफ लिक्विड इज पोर इन वन वेसल तो ये लिक्विड जो है बाकी सब वेसल में डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंड इन सच वे that the height of liquid will be same in all the vessels. Height of liquid will be same in all the vessels if they are in communication with each other. So point क्या देखो, height of the liquid is the same in vessels of different shapes containing different amount of same liquid. Height of liquid is same. Height of liquid is same in vessels of different shapes containing different amount of liquid. अब obviously सब वेसल में लिक्विड का क्वांटिटी डिफरेंट होगा, बट हाइट ऑफ लिक्विड जो है वो इन सब वेसल में सेम होगा प्रोवाइडेड दे आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर. ठीक है? तो हाइट ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द वेसल प्रोवाइडेड दीज वेसल्स आर इन contact with each other, they are in communication with each other. और इन सब वेसल में अगर मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे समझो पॉइंट कंसीडर किए तो कंसीडर पॉइंट्स इन डिफरेंट वेसल बट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. तो इन सब पॉइंट्स का प्रेशर भी सेम होगा. इन सब पॉइंट्स का प्रेशर भी सेम होगा बिकॉज इनका डेप्थ जो है फ्रॉम द लिक्विड सरफेस सेम है. तो these are some of the important concepts for JEE NEET type of MCQs.